एक की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब एक गलत हो, दो गलत हो, आप यूपीएससी से अपनी तुलना तो करते हो, लेकिन आप 15-15 क्वेश्चन गलत लिख रहे हो। आपके नहीं पास तो आप लोग ये बताइए कि फर्ज कर लीजिए कि एक सवाल उन्होंने अपने अपने लिहाज से उन्होंने सही क्वेश्चन सेट किया, तो उन्होंने एक ऑप्शन डाला हुआ कि इसका जवाब जो है ना ऑप्शन बी सही है, और आपने कहा ऐसा कि ही नहीं होगा। ऑप्शन सी सही है, तो फिर नंबर किसको मिलेगा? प्रक्रिया कैसे चलती है। फर्ज कर लीजिए कि सर जब 150 प्रश्न आते हैं, उसमें 2019 और 20 के अगर आप प्रश्न पत्र को देखते हैं तो टोटल दोनों को मिला के 38 क्वेश्चन ऐसे थे या तो जिनके उत्तर फाइनल आंसर की में बदल दिए गए और या तो फिर वो गलत थे। जब वो प्रश्न गलत होते हैं तो वो 150 क्वेश्चंस नहीं रह जाते हैं। फर्ज करिए अगर 10 क्वेश्चन गलत हैं तो वो 10 क्वेश्चंस पूरे हट जाएंगे, और चाहे वो क्वेश्चन किसी ने अटेम्प्ट किया है, किसी ने उस क्वेश्चन को गलत किया है या वो क्वेश्चन सही किया है, वो सारे मार्क्स सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। टोटल जो बनेगा फिर वो आउट ऑफ 140 क्वेश्चन बनेगा। अब आप ये देख लीजिए कि एक नॉर्मलाइजेशन सारे 6 जितने भी अपियरिंग छात्र हैं वो पहले से सहते हैं, क्योंकि आपने जो गलत क्वेश्चन बनाए थे वो सारे मार्क्स आपने, चाहे किसी ने सही किया गलत किया, आपने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जो पढ़ लिख रहा है, जो मेरिटोरियस है, वो तो सर ड्रॉबैक में आ गया ना, क्योंकि उसने क्वेश्चन ऑप्शन सही मारा, लेकिन आपके प्रिंटिंग मिस्टेक से, आपके ड्यू टू हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन की वजह से आप वो मार्क्स खो दे रहे हैं। तो हमारा यही मांग है कि एक नॉर्मलाइजेशन, अघोषित नॉर्मलाइजेशन जो हम आपका सह रहे थे, उसके ऊपर हम आपका घोषित नॉर्मलाइजेशन सहें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चाहिए कि पब्लिक सर्विस कमीशन जितने भी अधिकारी हैं उनको बदल दिया जाए, उसमें एक नया सिस्टम खड़ा किया जाना चाहिए। अगर आप 150 क्वेश्चन तरीके से, सलीके से सही सवाल नहीं पूछ सकते हैं तो आप क्यों बैठे हैं? आप अपने राज्य में अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए जो इम्तिहान लेते हैं, यानी कि प्रशासनिक ढांचा आपका बहुत मजबूत हो, आप अपने भविष्य का जो बुनियाद, जिस बुनियाद को आप तैयार करते हैं, उस बुनियाद की खातिर आप कितने गंभीर हैं, इस बात से ही आप समझ सकते हैं कि जो सवाल आप पूछते हैं 150, उसी में से 10 सवाल गलत होते हैं, यानी कि आपकी लापरवाही की इंतहा है। और ऐसे अधिकारियों का या चेयरमैन का, किसी भी आदमी का अपनी जगह पर बने रहना उस राज्य की सेहत के लिए ठीक नहीं, इसलिए उनको वैसे ही हटा दिया जाना चाहिए। ये धांधली है, ये अंधेर गर्दी है, और इस तरीके से एक साल की बात नहीं है, तो कह रहे हैं कि 2019 में उठाइए, 2020 में उठाइए, 21 में उठाइए, आप साल दर साल। इसका मतलब ये है कि आप कोई ना कोई घपला घोटाला कर रहे हैं। ये इस तरह के गलत सवालों को डाल करके आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सिर्फ भ्रष्टाचार है। हाँ, एक मुख्य बिंदु मैं ये जोड़ना चाहूंगा सर, वर्ष 2022 से इन्होंने फाइनल आंसर की देना बंद कर दिया। जब छात्रों ने आरटीआई लगाई, कई महीना उसको परस्यू किया, तो इन्होंने कहा एक आरटीआई के माध्यम के रिप्लाई में कि ये आयोग की आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। किस प्रक्रिया के तहत आपने ये सोच लिया? जो जीके के फैक्ट्स, जीके के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन जो सब पब्लिक डोमेन में है, वो कैसे आपका आईपीआर हो सकता है? आप आंसर की नहीं दे रहे हैं, मुझे कैसे पता कि आपने उत्तर क्या माना है? आप उत्तर नहीं बताएंगे छात्रों को, और फिर आप अपने उत्तर अपने किसी मनगढ़ंत उत्तर को मान लेते हैं या किसी ऐसी किताब को मान लेते हैं जिसको मुख्यतः छात्र नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो कितना गलत है। ये कौन सा खेती का खतिहान है कि ये ज़मीन जो है वो हमने अपने पास रखी है कि चाचा के पास है, हम खतिहान दिखाएंगे नहीं, हम जोत रहे हैं। तो ये तरीका गलत है। आपने जो 150 सवाल तय किए हैं, 150 सवालों के आपके लिहाज से 150 जवाब जो होंगे वो सही होंगे, उसको शेयर करने में क्या दिक्कत है? और मुझे तसल्ली हो जाएगी 90% के आसपास स्कोर मैंने किया है, मैं उतने मेंस की तैयारी करूँ। तो आप बीच में लटका कर क्या धर्म में, एक तो परसेंटाइल का मामला आपने डाल दिया, तो आपने मुझे धर्म में लटका दिया। दूसरा कि आप आंसर शीट शेयर नहीं करते हो, आप मुझे लटका के रखते हैं। तो जिस एग्ज़ाम की तैयारी मुझे आगे करनी चाहिए थी, वो उल्टा मेरे ऊपर अलग तरह का तनाव दबाव है। ये स्थितियां जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए, नौजवानों के लिए, उनको ईज आउट करने के लिहाज से ठीक नहीं है। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे और है, जैसे हमारे साथियों ने कहा है आंसर सीट को लेकर। अब यहाँ पे क्या है, नॉर्मलाइजेशन से अगर हो जाता है एग्जाम मान लीजिए, तो उसके बाद क्या होगा कि पहले एग्जाम जो हो जाते तो हम लोगों को एक आइडिया हो जाता था कि इतनी मेरिट जाएगी, हम लोग मेंस के एग्जाम, अपने मेंस की तैयारी शुरू कर देते थे। लेकिन अब क्या है, हमको पता ही नहीं चलेगा मेरिट कहाँ जा रही है। हमें तो पता है कि हम प्री क्वालिफाई कर रहे हैं, मेंस के लिए लगे हुए हैं, पता चल रहा नॉर्मलाइजेशन में पीछे आ गया और पीछे वाला आगे चला गया। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। अभी तक आप जैसे 34 आपने जिले छोड़ दिए कि हम इसमें एग्जाम नहीं कराएंगे। पहले तो आप दम भरते हो कि हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो वो 34 जिले आप क्यों छोड़ रहे हो? क्या आयोग अपने आप खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हम भाई इस लायक नहीं है कि हम हर जगह एग्जाम करा सके सुष्ठापूर्ण, पारदर्शितापूर्ण? इससे अच्छा है आप भेज दो सीटें, क्या फायदा है एग्जाम कराने का?
सर मार्च में एग्जाम होना था, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं आए हुए हैं। कई के माता पिता ऐसे हैं जो अपनी जमीन बेच के उधार लेके 1 साल के लिए बच्चों को भेज रहे हैं। अब वो क्या मेंस दे पाएंगे, क्या प्री निकाल पाएंगे, उनके ऊपर तो घर का भी प्रेशर है ना। पूछ लीजिए अभी इतने कितने लोग जो है अभी दीपावली पे घर नहीं गए शेयर होंगे। कीजिए, आप लोग अपनी बात शेयर कीजिए। आप माइक इधर दीजिए, एक गन माइक इधर दे दीजिए, एक माइक इधर रखिए आप लोग। आपने बोला ना, हाँ बोलिए। सर मेरा नाम विनय सिंह है। सर इससे पहले आयोग में जो मुख्य परीक्षा थी उसमें एक सब्जेक्ट हटाए गए थे। सब्जेक्ट हटाने का आधार ही यही था कि क्योंकि स्केलिंग सही से नहीं हो पा रही थी। जो मानविकी के विषय और साइंस के विषय में जो स्केलिंग था वो भी एक तरीके का नॉर्मलाइजेशन ही था। जब वो स्केलिंग मुख्य परीक्षा के सब्जेक्टों में आप नहीं कर पा रहे थे तो वो प्री के परीक्षा में कैसे आप कर पाएंगे। जैसे कि 2018 से पहले या तब के एग्जामों में जो साइंस के सब्जेक्ट से लोग मेंस दे रहे थे, मुख्य परीक्षा दे रहे थे, वो लोग 160, 180 और 140 तक मुख्य परीक्षा में प्राप्त कर रहे थे। जो मानविकी के विषय हैं वो लोग 100, 120, एक इतिहास का विद्यार्थी 120 और 135 तक पाने में अपने सर्वश्रेष्ठ लगा देगा तभी पा पाएगा। तो इतिहास के विद्यार्थी और साइंस के विद्यार्थी में तब भी डिफरेंस था, तब उसको स्केलिंग कहते थे लोग। और स्केलिंग की जगह में अब दूसरी जगह नॉर्मलाइजेशन कर दिए। आपने स्केलिंग इसीलिए हटाया था कि सारे विद्यार्थी एक बराबर पे आए। अब उसको आपने दूसरे नाम से नॉर्मलाइजेशन पे लागू कर दिया है। ये प्लेइंग लेवल फील्ड नहीं है, बल्कि आपने क्या किया कि ऊपर नीचे का मामला कर दिया है। आप इधर भी माइक दीजिए, इन लोगों को बोलने का मौका दीजिए। आप लीजिए। ये दरअसल हमें उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो इम्तिहान करवाया जा रहा है, एग्ज़ाम जो 7 और 8 दिसंबर को है, 7-8 दिसंबर को है, उसको लेकर के छात्रों का विरोध है और वो इलाहाबाद में जाकर के प्रदर्शन करने की तैयारी में ऐतराज़ इस बात का है कि आप नॉर्मलाइजेशन क्यों कर रहे हैं और आप परीक्षा जो है एक ही साथ पूरे स्टेट में सभी 6 लाख बच्चों का क्यों नहीं करा रहे हैं। नहीं करा पाने की स्थिति में ही आप 2 दिनों में इम्तिहान ले रहे हैं और 2 दिनों के इम्तिहान के आधार पर ही आप करें कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। और ये तीनों बातें गलत हैं। ना तो एक साथ आप पूरे राज्य में परीक्षा नहीं करा के सही कर रहे हैं, ना आप 2 पालियों में इम्तिहान करवा के सही कर रहे हैं, ना नॉर्मलाइजेशन का फैसला आपका सही है। इसलिए तीनों बातें ये लोग गलत ठहरा रहे हैं। हाँ रखिए। सर मेरा सवाल उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के अध्यक्ष से है कि जिस प्रकार यूपीपीसीएस और आरओ में नॉर्मलाइजेशन किया गया है, इसको हटाया जाए, 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए। लोकसभा आयोग के अध्यक्ष से तो मेरा विनम्र निवेदन है कि उन्होंने खुद 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम देकर आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, लेकिन आप हम जैसे प्रतियोगी छात्रों के लिए इस तरह की जो आप नियम कानून बना रहे हैं इसको हटाइए। एक धोखा है, नॉर्मलाइजेशन एक धोखा, एक जुआ है। इसमें किसी का भी चलेगा, किसी का नहीं चलेगा, तो जो पढ़ने लिखने वाला मेहनती छात्र है वो बाहर हो जाएगा जो है। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए। आप जो कह रहे थे कि जो मुश्किलें आती हैं आपके पास, क्योंकि बहुत ऐसा नहीं कि साधन संसाधन परिवार के पास है कि आप जो है ना बहुत लंबे समय तैयारी करते रहिए और आप जूझते रहिए, हम आपको पैसा देते रहेंगे। तो उस तरह की दिक्कतें अगर आपके पास हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं आप। हाँ बोलिए। आज तक सर हम लोग एक ही दिन एग्जाम दिए यूपीपीसी और यूपीएससी का, और हम लोग का जो माइंड सेटअप है एक ही दिन के लिए है। लेकिन अचानक अब बीच में कोई भी बदलाव करने तो हम कंप्यूटर नहीं जो अचानक हम अडॉप्ट करें किसी भी चीज़ों को। अब मुझे फिर से CSET के लिए मैं अलग से मैथ पढ़ूँ, अलग से सब कुछ करूँ। मैंने एक दिमाग बना रखा, ठीक है CSET 33 पर क्वालिफाइंग है, मैं उस हिसाब से उस बेस पर तैयार हूँ। और अचानक आपने 1 महीने के बीच में ही कहा कि नहीं हम 2 दिन कराएंगे, नॉर्मलाइजेशन कराएंगे, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं।